मल्टीमीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज खालिद और आज के गेस्ट हैं मिस्टर उत्सव मुखर्जी। उत्सव मुखर्जी एक एडवोकेट है और इनसे आज हम जानेंगे आईपीआर से रिलेटेड किस तरह के मैटर्स होते हैं, किस तरह के क्लाइंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, ये केस किस तरह का होता है। खास तौर से जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर कंपनीज चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज उत्सव जी हमें सारी डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डिस्प्यूट होता है, किस तरह से लिटिगेशन का मामला बनता है और इसको किस तरह से सेटल किया जाता है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्सव मुखर्जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। Thank you so much. Thank you for welcoming me on your show. तो सर, मैं आपसे आईपीआर के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कुछ। Sure. So, I have been practicing law for about more than 7 years now, and primarily my major practice area is IPR. IPR is मेरा main practice area है, जिसमें IPR का मतलब होता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट। तो इसमें कोर्ट के भी केसेस होते हैं और इनको रजिस्टर कराने का भी काम होता है। बाकी और तरीके के जो कमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं, मतलब कि मनी रिलेटेड मैटर्स, बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट जो होते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट के बाहर भी अगर रिजॉल्व होते हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन वगैरह के, वो भी हम टेकअप करते हैं। कंपनीज और बिजनेसेस का ही ज़्यादा काम आता है हमारे पास, बट बहुत तरीके के केसेस भी हम लोग लेते हैं। एंड मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो न्यू दिल्ली है। मैं काफ़ी साल, लेकिन मैं अपनी अर्ली लाइफ के मैंने बाहर काटे में बैंकॉक थाईलैंड में बना पड़ा था, जहाँ मेरी अर्ली स्कूलिंग हुई थी। करीब 10 साल हम लोग थाईलैंड में रहे फैमिली, और फिर उसके बाद जब फैमिली का कारोबार इंडिया में शिफ्ट हुआ तो तब से हम लोग इंडिया में हैं। 2009 से मैंने फिर अपनी लेटर स्कूलिंग और कॉलेज नई दिल्ली से ही करी थी। लॉ मैंने करी 5 साल की गुरु गोविंद सिंह IPO यूनिवर्सिटी से, कैंपस हमारा एमिटी में था। और इसके बाद 2018 में हमने काम शुरू किया लॉ का। इसमें पहले मैंने कुछ साल दफ्तरों में और वकीलों के साथ काम किया, अच्छे लॉ फर्म्स में काम किया, और अच्छे लॉ फर्म्स के साथ काम करने के बाद मैंने अपना खुद का IP प्रैक्टिस शुरू किया, IP एंड कमर्शियल लॉज का। तो दैट्स आई थिंक शो के लिए इतना बहुत है। एंड लेट्स स्टार्ट। सर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आईपीआर है क्या? जी, पहले आप इसके बारे में ही बता दीजिए। जी, सो IPR को अगर हम फुल फॉर्म देखें, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसका मतलब ये होता है कि हमारी अगर इंटेलेक्चुअल का मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग सो मीन्स कि हमारे दिमाग का कोई भी जो क्रिएशन होता है, उस पर जो हमारे राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं लीगली, उनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। इसके 3 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब कोई लोगो या फिर कोई नाम, कोई लोगो या नाम जो मेरे बिजनेस की पहचान हो। जैसे कि कोका कोला। आज कोका कोला सुनते ही आपको दिमाग में आ जाता है एक लाल रंग की और काले रंग की बोतल, जिसमें कि एक स्वादिष्ट कोल्ड ड्रिंक मिलती है। सो कोका कोला ब्रांडिंग हुआ, जिसको हम ट्रेडमार्क बोलेंगे, और उसका जो लोगो है, जो उसका यूनिक डिजाइन है, से वो लिखते हैं, वो उसके अंदर भी IPR होता है, वो ट्रेडमार्क, वो भी एक ट्रेडमार्क होता है। सो ये तो हो गया ट्रेडमार्क। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मेनली होता है किसी भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक या म्यूजिकल वर्क में। इसका मतलब हुआ कि कोई भी किताब, कोई भी फिल्म, कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई म्यूजिक, कोई संगीत, उसके अंदर कॉपीराइट, आर्टिस्ट लोग कॉपीराइट लेते हैं। पैटेंट जो है, पैटेंट होता है, काफी बार लोग पैटेंट बोलते हैं इस पर पैटेंट का असली मतलब बहुत कम लोगों को पता है। पैटेंट जो होता है वो किसी भी इन्वेंशन के ऊपर पैटेंट होता है। मतलब कि अगर मैंने कोई चीज बनाई है, जैसे कि कोई यूनिक कोई इन्वेंशन हो, तो उसके ऊपर, जैसे कि दवाई का फॉर्मूला हुआ, उसके ऊपर पैटेंट होता है। कोई मशीन हुई यूनिक टाइप, उसके ऊपर पैटेंट होता है। सो उसको पैटेंट बोलते हैं। और लास्ट हुआ डिजाइन। डिजाइन के ऊपर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। डिजाइन मतलब कि जैसे आज जो किसी गाड़ी का डिजाइन, बाहर का जो उसका शेप है, उसका जो मेन पैटर्न है, जो बाहर के सरफेस का, उस पर डिजाइन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। सो दैट इज ओके। सर, तो मुझे ये जानना है कि इसमें इशू क्या आता है।
आईटीआर के अंदर क्या डिस्प्यूट क्या होता है एग्जैक्टली? जी, सो डिस्प्यूट ये होता है कि आज ट्रेडमार्क मतलब कि आज कोई बिजनेस का नाम जो है, उसका नाम या उसका लोगो, उसको अगर कोई कॉपी कर रहा तो क्या होता है कि पब्लिक को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये जो ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं इसका मतलब कि वो उस दूसरे ब्रांड से जुड़े। मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं अगर ये बताऊं कि आज अगर आप कोका कोला के नाम से कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे और आप कोका कोला के ओनर नहीं है, कोका कोला इसको और कंपनी है, आपकी कंपनी कुछ और है, या फिर आप कोई ऐसा नाम यूज करें जो कोका कोला से बहुत सिमिलर है, जैसे कि कैंपा कोला, और उसको सुन के या देख के जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, उसको ये लगे कि यार ये तो कोका कोला है, और तो कोका कोला से हमसे खरीद ले, तो इससे कोका कोला कितना नुकसान होगा। जो प्रॉफिट उसको मिलने चाहिए वो किसी और को मिल रहे हैं, और जो मतलब उसने जो इतनी मेहनत से पहचान बनाई है, इतना पैसा लगा के जो उसने अपना ब्रांड बनाया है, किसी कोई और नकल कर रहा है और नकल करके मुनाफा कर रहा है। लेकिन हम मार्केट में देखते हैं इतने सारे, चाहे फैशन के इंडस्ट्री में जाइए, टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में जाइए, आपको हर चीज का रिजेंबल मिलता है। अगर आप एक बिस्लरी की बोतल भी खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कई बार बीच में आई आगे पीछे है और रिजेंबल्ड वर्ड है। तो इस तरह से तो चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, पूरी इंडस्ट्री अलग अलग रिजेंबल्ड नाम चल रहे हैं। क्या ये डिस्प्यूट नहीं है? बिल्कुल। सो जैसे कहते हैं कि आज अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानूनी नहीं है। ऐसे तो कितने कानूनों का रोज उल्लंघन होता है, मतलब हमारे देश में, पूरी दुनिया में। इट मींस जो ये उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब रिजेंबल नाम यूज कर रहे हैं, ये एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। और फिर अक्सर जहाँ पे भी जिस किसी कंपनी को जब ये लगता है कि भाई ये जो उल्लंघन कर रहा है इससे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे ब्रांड को नुकसान हो रहा है, तो फिर वो केस फाइल करके एक्शन लेता है। और इनफैक्ट आपको बताइए कि आईपीआर में रातों रात मतलब एक्शन होता है, पता भी नहीं चलता है कब रेड पड़ती है। जो ऐसा माल होता है जो कि नकली माल बेचा जा रहा है या फिर सिमिलर नाम से बेचा जा रहा जब्त होता है। और हम नकली माल की अगर बात करें तो कई बार पब्लिक के लिए भी बहुत डेंजर है, खासकर से दवाइयाँ हो गई, तेल हो गया। अगर ऐसा सामान लो क्वालिटी का किसी अच्छे ब्रांड नेम के नकल करके बेचा जा रहा है तो कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि वो लो क्वालिटी या नकली चीज खरीद रहे हैं। बहुत डेंजरस होता है पब्लिक के लिए, कई बार फेटल भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना है, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इसमें किस तरह के क्लाइंट होते हैं, मतलब अगर अपनी नजर से देखें तो कंपनीज लोगो यूज करते हैं प्रोडक्ट्स पे, और एक तरह से अगर कोई उसका एग्जांपल यूज करता है, कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है उसके नाम का, उसके लोगो का सिंबल अपने प्रोडक्ट्स पे डाल के, तो हम तो मान लेते हैं कि चलिए कंपनीज हैं। तो क्या इस तरह के कितने टाइप्स होते हैं क्लाइंट, किस तरह के क्लाइंट होते हैं इसमें? सो इसमें क्लाइंट्स जो होते हैं दो कंपनीज एंड बिजनेसेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत आईपीआर वायलेशन होता है। फार्मा इंडस्ट्री कंपनीज बहुत फ्रीक्वेंटली कोर्ट को अप्रोच करती हैं, तो हमने फार्मा कंपनीज का काम काफी किया है। फिर गाड़ी की कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, जैसे कि कोई BMW हो, ईवी की कंपनीज हो, वो सब उनका भी आईपीआर काफी वायलेट होता है। सो ऑफ कोर्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि आटा, सिगरेट, अल्कोहल, इन इंडस्ट्रीज में भी बहुत आईपीआर वायलेशन, बहुत काउंटरफीटिंग होती है। सो मान लीजिए सर कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं स्मॉल स्केल पे, और इंडिविजुअल लेवल पे मैंने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, या कोई हमने एक प्रोडक्ट बनाया है उसका पेटेंट करा रखा है, या फिर हम कोई एक सर्विस के फील्ड में हैं, हमने बुक्स या कंटेंट इस तरह का पब्लिश किया है जिसका कॉपीराइट हमने अपने ले रखा है, तो हम तो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। इसमें अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर इसके लिए क्या ये भी एक लीगल दायरे में आएगा? डेफिनेटली, मतलब चाहे आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप आईपी किसी का वायलेट कर रहे हैं, और हम आगे चल के एपिसोड में उस इशू पे आएंगे कि कई आर्टिस्ट और फ्रीलांसर्स के ऊपर, सोल प्रोप्राइटर्स के ऊपर केसेस हो जाते हैं। कई बार हमारे पास डिफेंडेंट्स आते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार लोग अनजाने में भी कर देते हैं, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो आईपीआर का वायलेशन कर रहे हैं वो एक कानूनी चीज है, या वो किसी और का इतना बड़ा ब्रांड है, तो वो ये डिफेंस क्यों होता है कि ऑनेस्ट यूज है कि डिसऑनेस्ट यूज है। सर मुझे कोई फेमस ऐसी केस बताइए जी जिसने कंपनी का किसी ने वायलेशन किया हो
और फिर कोर्ट के जरिए लिटिगेशन के जरिए या यहाँ डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन निकला हो बाय एनी मींस। Yeah. So definitely इसमें मैं कहूँगा कि अगर आप फेमस केसेस की बात करते हैं, सो कुछ जो मैं जिसमें मैं खुद रहा हूँ, जैसे कि एक नेचुरल आइसक्रीम का केस है, वो काफी दिन हाई कोर्ट में चला था। उस समय मैं किसी लॉ फर्म के साथ काम करता था और उसमें हमने बहुत दिन एक दूसरा ब्रांड था जो बहुत सिमिलर नाम से आइसक्रीम बेच रहा था। तो नेचुरल आइसक्रीम का एक केस बहुत लंबा चला था कि ये उनका ट्रेडमार्क है एंड दूसरी कंपनी सेम नाम से आइसक्रीम की बेच। फिर दिवाली के टाइम पे हमने कोर्ट से इंजंक्शन लिया था। इंजंक्शन होता है मतलब स्टे ऑर्डर, जिसमें कि होता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक आप इस ब्रांड नेम के अंडर अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं सेल कर सकते। उससे क्या होता है कि इवन जैसे ही मुझे इंजंक्शन मिल जाता है दूसरे ब्रांड के अगेंस्ट, तो आधी लड़ाई तो मैंने वहीं जीत ली, क्योंकि उसका बिजनेस तो गया ना रातों रात। अब अगर केस चलते रहे 5 साल तो उसका तो ब्रांड ही खत्म हो जाएगा, तो वो भी एंड ऑफ द डे सेटल क्या ये लिस्ट रुक जाता है या स्पेसिफिक सर्विस प्रोडक्ट जो रुक जाती है? जो उसका उस ब्रांड नेम के अंडर नहीं सेल कर सकता, मतलब वो उस प्रोडक्ट को तो बेच सकता है पर उस नाम के अंडर नहीं बेच सकता। तो जो उसने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाले हैं वो तो बेकार हो गए। और दूसरा ये है कि रीब्रांड करना भी आपको पता है कोई आसान काम नहीं है, जल्दी नहीं होता। फिर ये तो हो गया एक लार्ज स्केल प्रोडक्ट का। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ फेमस केसेस का। अभी जो चल रहा है हाई कोर्ट में एक मोहक मंगल का काफी इंटरेस्टिंग केस चल रहा है। उसमें कि आपको पता है ANI न्यूज है, उन्होंने उसको एक लीगल नोटिस भेजा था और उसमें वो ये क्लेम करता है कि उन्होंने उससे करीब 45 लाख या कुछ अमाउंट मांगा था। एंड वो ये उसने ये एलिगेशन लगाई कि ये तो मुझे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, वो मेरे से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा कि वो एक्सटॉर्शन था या नहीं था, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि उस केस में भी वो क्या रहा है। अभी कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया, मतलब कि जो उसने एक वीडियो निकाली जो जिसमें उसने सारी एलिगेशंस लगाई। उसके बाद पहले तो उसने वीडियो बनाई जिसमें कि उसने कुछ ऐसे न्यूज के उनके क्लिप्स यूज करे या लोगो यूज करा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमारा APR इन्फ्रिंज कर रहे हो, कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे हो, और उन्होंने उससे डैमेजेस मांगे जो ये कह रहा है कि 45 लाख मांगे। और उसने रिटर्न में बोला कि भाई ये जो 45 लाख मांग रहे किस बेसिस पर मांग रहे हो, तो एक्सटॉर्शन है, ये तो एक तरीके से कोर्ट तक वो पहुंचे ही नहीं, ये तो कोर्ट के बाहर मांग रहे थे। सो ये डिबेट शुरू होगा, क्योंकि ऐसे बहुत क्रिएटर्स के साथ हुआ है कि आप भाई आपने हमारा ये कंटेंट यूज करा तो हमें इतने पैसे दीजिए। सो ये एक डिबेटेबल चीज है। कोर्ट ने लेकिन फिलहाल के लिए उसको ये बोला कि जो उसने वीडियो बनाई जिसमें कि उसने ये एलिगेशंस ANI के ऊपर लगाए कि वैसे ऐसे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वो वाली वीडियो एटलीस्ट वो टेक डाउन करे टेम्परेरीली, और जो ट्विटर पे उसने ट्वीट्स निकाले। अब मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ सिमिलर केस से जो मैंने हैंडल किया था, जिसमें मैं पार्टीज के नाम तो नहीं लूंगा और वो केस कोर्ट तक नहीं गया, वो मीडिएशन से हमने रिजॉल्व किया दिल्ली हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर पे। पर उसमें भी यही हुआ कि हम डिफेंडेंट की तरफ से थे और कोई और सामने से आया, कोई एक कंपनी थी सॉफ्टवेयर की, जिसने बोला कि आपने मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और अब आपको, क्योंकि आपने नकली वर्जन, पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करा है, तो अब आपको मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो मेरा जो क्लाइंट था वो भी एक कंपनी थी, एक ठीक ठाक स्किन कंपनी थी साउथ इंडिया में। उसने हमें अप्रोच किया और उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे नोटिस आया। तो उस नोटिस का जवाब दिया। उस नोटिस में हमने खाली ये लिखा है कि अगर हम ये मान भी लें सपोजिटली कि हमने ऐसा कोई वायलेशन किया भी है, तो उसके बेसिस पे आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम 10 लाख रुपए का लाइसेंस लें? ये तो कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर उस कंपनी मीडिएशन सेंटर में एप्लीकेशन डाल दी कि हम मीडिएशन से रिजॉल्व करते हैं कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर अधिकतर केसेस में आपको पहले मीडिएशन से रिजॉल्व करना पड़ता है मुझे। तो इस बट और खासकर वैसे ट्रेडमार्क के केसेस में अलग होता है, उसमें लोग सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं इंजंक्शन स्टे ऑर्डर लेने के लिए। तो कॉपीराइट के केसेस में खासकर ऐसे जहाँ पे कोई इमीडिएट स्टे ऑर्डर नहीं चाहिए, तो पहले मीडिएशन के दौरान फिर थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश कराई जाती है। तो मीडिएशन में फिर हमने काफी बैक एंड फोर्थ 4-5 हियरिंग हुई, उसमें हमने नेगोशिएशन करके एंड ऑफ द डे जो पार्टी 10 लाख मांग रही थी 2 लाख में सेटल हो गया, मैटर खत्म हो गया, राइट। पर सवाल ये उठता है, मैं तो अगर ये केस कोर्ट तक पहुंचता तो मैं जरूर ये क्वेश्चन उठाता कि जी आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं, जब ये चीज एडजुडिकेट ही नहीं हुई, कितने डैमेजेस बनते हैं कि हमारे क्लाइंट को आपको 10 लाख देने, आपने प्रेशर डालने की कोशिश करी, आपने थ्रेट्स दिए,
आपने अनएथिकल तरीकों से एंड ऑफ द डे 10 लाख रुपए निकलवाने की कोशिश करें, तो अब ऐसे केसेस में ये बाउंड्री कैसे ड्रॉ होती है कि भाई अगर मैंने आपका कॉपीराइट वायलेट किया भी है तो मैं आपको कितना पैसा वो करता हूँ, और ये चीज कोर्ट के बाहर कैसे तय हो सकती है। तो ये क्वेश्चन अगर खैर मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि अगर 2 लाख रुपए में रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, आप इसको रिजॉल्व करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं कि अगर आप 2 लाख रुपए के पीछे भी कोर्ट में जाएंगे, उससे ज्यादा एक खर्चा होगा। पर हाँ, ये अगर 10 लाख की बात होती तो मैं उसको बोलता कि ठीक है हम कोर्ट में लड़ते, तो ये तो मीडिएशन से हमने रिजॉल्व करा लिया उसको बोला। बट ये है कि ये डिबेटेबल इशू है जी, जो एएनआई मोनली केस में भी अभी डिबेट हो रहा है कि भाई ये एक्सटॉर्शन है भी या नहीं। जी, तो मुझे ये बताइए कि इस तरह के मामले जो फेमस मामले चल रहे, कुछ ऐसी कंपनी, फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है और उनके ऊपर इस तरह के कुछ इस तरह मामले रहे हैं? फॉरेन कंपनीज के भी बहुत ऑफ कोर्स आईपी केसेस हैं। अभी रिसेंटली कुछ कोरियन कंपनीज के अगेंस्ट पास हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, और ऑफ कोर्स और बहुत बड़े बड़े अभी अमेज़न के अगेंस्ट बहुत बड़ा ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ महीने पहले पास किया, जिसमें कि करोड़ों रुपए के डैमेजेस इम्पोज करे गए अमेज़न पे। जबकि अमेज़न तो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जी, वो तो ये कहता है कि मैं तो इसका प्लेटफॉर्म और इंटरमीडिएट, मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि क्या क्या पैसे लगा है यहाँ पे। लेकिन अब कोर्ट्स कह रहे हैं कि ये जिम्मेवारी है। एंड ऐसे सिमिलर केस में हमने किसी और एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी अभी केस चल रहा है, वो ऐसे कंज्यूमर कोर्ट में है। इसमें ये है कि जो प्रोडक्ट बेचा गया प्लेटफॉर्म है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट्स कई केसेस में उनको जिम्मेवार ठहराया जा रही है कि भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई काउंटरफीट नकली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो आपको भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखने पड़ेंगे। तो अमेज़न वाला केस काफी फेमस है, अमेज़न एक फॉरेन कंपनी है। इसमें एक सर इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि वर्ल्ड में कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे इंडिया का शायद ट्रीटी नहीं है। अगर ऐसी कंट्रीज के प्रोडक्ट का चाहे ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो या कुछ और पेटेंट की बात हो, अगर हम उस तरह कुछ में इंडिया में यूटिलाइज करते हैं उस नाम से, तो क्या हम वायलेशन कर रहे हैं? क्या इंटरनेशनल लॉ इम्पोज होगा इस? इंटरनेशनली डेफिनेटली सी अबाउट इंटरनेशनल लॉ की जब तक बात करते हैं, सो इट्स वेरी वॉलंटरी, ट्रीटी बेस्ड होता है, राइट। इसमें मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के कोर्ट में उसके डिसीजन को नहीं ले सकती सिंपल शब्दों में। पर हाँ, ये जरूर होता है कि आज अगर मैं सपोज इंडिया में भी मैं कोई जजमेंट लेता हूँ किसी के अगेंस्ट, तो बाहर मुझे उस डिक्री को एनफोर्स कराना पड़ेगा, मतलब कि मुझे वहाँ के कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन करनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल मैटर्स में तो ये होता है। लेकिन मैंने कुछ सुना है कि कुछ कंट्रीज में कि अगर आप कॉपीराइट मटेरियल्स उठा के अपना यूज कर लेते हो तो हमें डर नहीं होता है कि वायलेशंस होगा तो वो लोग एनफोर्स कराएंगे, क्लेम करेंगे। क्या ये बात सही है? चलिए मैं आपको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तानी मटेरियल उठा लेते हैं, अब आप बताइए क्या होगा इस केस में? मतलब कि पाकिस्तानी म्यूजिक उठा दिया, पाकिस्तानी म्यूजिक, तो वो यहाँ पे मतलब जिस भी कंट्री का ब्रांड है वो दूसरे कंट्री में केस डाल सकता है। आज फॉरेन ब्रांड्स भी यहाँ पे तो केस डाल ही सकती है, या हम फॉरेन ट्रीटीज जहाँ मतलब रिस्पेक्ट पे हमारा साइन होता है, तो वहाँ तो हम ठीक है, हम एक्सचेंज बेस्ड है कि हम मानेंगे तो वो भी मानेंगे, और हम वायलेशन करेंगे तो वो भी हमारे प्रोडक्ट का यूज करके वायलेशन करेंगे जी। लेकिन कुछ कंट्रीज जो एनिमी कंट्रीज हैं, उनसे हम इस तरह का ट्रीटी या इस तरह के हम चाहते नहीं हैं, और कुछ लॉस में भी हम नहीं चाहते कि वो कुछ एनफोर्स करा ले, कुछ क्लेम करा ले, तो ऐसी कंट्रीज का तो हो ही सकता है। ये एक जनरल चूंकि कहा जाता है कि ऐसी कंट्री का अगर कुछ यूज कर लेते हैं तो डरती बात नहीं है। बट जहाँ ट्रीटीज साइन है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया जैसे इसका कन्वेंशन और कम्युनिटी का मेंबर्स है, पार्टिसिपेशन जहाँ है, तो वहाँ हमें डर है, वहाँ से हमें कोई वायलेशन नहीं करें जी। तो ये यंग जनरेशन के लिए जरूरी है कि वो ये जान ले कि इंडिया का कहाँ ट्रीटीज हो रखा है, किन चीज़ों की ट्रीटीज हो रखी है, तो इस तरह से हम बहुत सारे वायलेशन करने से बच सकते हैं।
जैसे मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूँ। एक हमारा क्लाइंट था जिसका कि मुरादाबाद में बिजनेस है जी। सो मुरादाबाद से उसका काफी बड़ा कॉपर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है एंड ये प्रोडक्ट्स वो पूरे वर्ल्ड में बेचता है। सो अब उसने अपना ट्रेडमार्क सबसे पहले इंडिया में रजिस्टर कराया और फिर उसके बाद 30 देशों में रजिस्टर कराया गया। सो कोई डोमेन नेम था जो सिमिलर यूज कर रहा था उसका, तो हमने उसके बिहाफ पे लीगल नोटिस भेजा जिसमें हमने बोला कि भाई आप ऐसे ऐसे हमारे क्लाइंट जो डोमेन नेम आप यूज कर रहे हो वो हमारे क्लाइंट का ट्रेडमार्क है। वो डोमेन नेम मतलब जो वेबसाइट का नाम हो जी वेबसाइट में। तो उसने भाई बोला कि अच्छा आप भाई वैसे खरीदिए। तो हमने उसको बोला कि देखो अगर आप आज हमें ये चीज फोर्स कर रहे हैं कि हम आपसे महंगे दाम पे खरीदे डोमेन नेम इंस्टेड ऑफ कि आप कंप्लाई करके इसको यूज करना बंद करें, तो आपको सिर्फ इंडिया में नहीं हम आपको इन 30 देशों में स्यू कर सकते हैं। क्योंकि मैड्रिड प्रोटोकॉल होता है, मैड्रिड प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज में जहां जहां मैड्रिड एक्सेप्ट होता है अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं जी। सो उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमने उसको ये बोला कि हम सिर्फ इंडिया में नहीं सब जगह आपके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं और हमें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने आप मान गया, उसने वो डोमेन नेम हमारे क्लाइंट के हवाले कर दिया और बहुत मिनिमल अमाउंट में, मतलब उसने फिर जो उसका डोमेन नेम का उसका कॉस्ट था वो उसने बेसिक कॉस्ट मांगी है, वो कॉस्ट हमारे क्लाइंट ने उसको दे दिया। पर कोई ऊपर से एडिशनल रकम कोई प्रॉफिट जनरेशन वो नहीं कर पाया वो आदमी जो एक्चुअली कर जो कि बहुत लोग करना चाहते हैं डोमेन नेम से। जैसे अभी रिटेल जियो के केस में हुआ था कि भाई एक लड़के ने जियो हॉटस्टार वाला डोमेन नेम खरीद लिया और फिर उसके बाद रिलायंस ने उनको लीगल नोटिस भेजा। उसमें बहुत डिबेट हुई कि भाई वो इस डोमेन नेम को बेच के प्रॉफिट कर भी सकता है नहीं। एक वो दुबई का जो था मामला। यस यस यस। तो इसी तरह से मुझे ये बताइए इसमें कहीं नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ 20 साल से एक नाम से जिसका मैंने कभी ऐसा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है और मैं चला रहा हूँ 20 साल से कंपनी चल रही है, सारी चीजें हो रही है, बट मैंने रजिस्टर नहीं कराया है, लोगो रजिस्टर नहीं कराया, नाम एज उसमें ट्रेडमार्क में हमने शो किया है। कल किसी ने नई कंपनी खोल दिया, अनदर डे एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया जो मेरी कंपनी का था, जो लोगो हम यूज कर रहे थे उसको 30 साल मतलब किसी ने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद वो हम पे सू कर रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस आएगा या फिर वो देखा जाएगा कि आपने कब रजिस्टर किया? नहीं, एक जो आपने पॉइंट उठाया कि अगर वो बहुत डिले के बाद शुरू कर रहा है, सपोज उसको 20 साल से पता था कि मेरा ब्रांड एग्जिस्ट करता है और उसने 20 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया मेरे ऊपर, तो डिले बहुत बड़ा डिफेंस है ट्रेडमार्क के केसेस में। अब ऐसा नहीं कि आप कभी भी मुंह उठा के कोर्ट पहुंच जाए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनियों को, जिन कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें अगर आप दूसरों को शुरू कर रहे हैं कि आज अगर आपने किसी को लीगल नोटिस भेजा है तो आप 5 साल बाद उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, आपको या तो विद इन 6 मंथ्स कर लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आज 20 साल से किसी का ब्रांड चल रहा है सेम नाम से और मैं 20 साल बाद जाके बोलूँ कि जी आप तो वायलेट कर रहे हैं फिर ट्रेडमार्क को, आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। ये तो सिमिलर मैं मामले जैसे कि मैंने इस साल पहले कंपनी रजिस्टर करके मैं चला रहा और आज मुझे पता चला कि 2 दिन पहले किसी ने दुकान रजिस्टर करा के चला रहा है, तो अगर वो उसके नेक्स्ट डे लीगल नोटिस हमें भेजता है जबकि हम बहुत पुराने यूजर नहीं प्रायर यूजर को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। तो इंडियन लॉ पहले रजिस्टर्ड हो ना हो ना, हाँ करेक्ट, रजिस्ट्रेशन इंडियन इसमें वैसे कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जहाँ पहले यूजेज प्रायर है उसको प्रायोरिटी मिलती है। मतलब कि अगर मैं आपसे पहले ट्रेडमार्क यूज कर रहा हूँ, पब्लिक आइडेंटिफाई करती है मुझे उस मार्क से, चाहे रजिस्ट्रेशन आपने पहले कराया हो, पर यूजेज मेरा प्रायर है तो मुझे प्रायोरिटी मिलेगी। हाँ, मेरे पास सबूत होना चाहिए बात का कि मेरा यूजेज प्रायर है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है। लेकिन कहीं मुझे ये भी सुना है कि right arises once it is registered. वो होता है the right to sue for infringement. So infringement अलग होता है, passing off अलग होता है। passing off का मतलब सिंपल शब्द में ये कि भाई मेरा प्रोडक्ट मैंने ऐसे पैकेजिंग में डाली है, ऐसे नाम के साथ मैं बेच रहा हूँ कि इजीली पब्लिक कंफ्यूज होके आपके प्रोडक्ट को मतलब मेरे प्रोडक्ट को दूसरे के ब्रांड से कंफ्यूज करें। इन्फ्रिंजमेंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मैं किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के उल्लंघन का जो केस होता है इसमें कि भाई डैमेजेस ज्यादा होते हैं, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट होता है,
उसका केस आप तभी डाल सकते हो जब रजिस्ट्रेशन। पर फिर भी अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है पर मेरा यूजेज आपके ब्रांड से पहले है, उस नाम का या उस लोगो का, और आपका रजिस्ट्रेशन चाहे पहले हो, तो भी अगर आप मेरे ऊपर केस डालते हो तो कोर्ट ये बोलेगी कि नहीं, मेरा अगर ट्रेडमार्क प्रायर है तो मेरे राइट्स पहले माने जाएंगे। ऐसा इंडिया में कई देशों में होता है, पर बहुत से देश ऐसे हैं जैसे चाइना में, जहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन जिसकी होती है उसके राइट्स माने जाते हैं, चाहे एक्चुअल यूजेज किसकी पहले हो वो नहीं रहती। इंडिया का क्या है? इंडिया का प्रायर यूजेज, इंडिया का तो ये है कि जो यूज पहले कर रहा है। ब्रांड बाय यूजर और ब्रांड बाय रजिस्टर? नो, बाय यूजेज। बाय यूजर, यस, 100%। सो इट मींस नेचुरल जस्टिस है ये। It is a natural, it is a form of natural justice. Right, क्योंकि जो अवेयरनेस है Yes. इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन, जी, वो अब आ रहा है लोगों में। हाँ, कंपनीज जो मीडियम स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, माइक्रो माइक्रो एंड मैक्रो स्केल पे जो कंपनीज चल रही हैं, हाँ, वो चाहती हैं कि पहले हम कुछ स्टैब्लिश कर लें, हाँ, प्रॉफिट के स्केल पे आ जाएं, तब हम चीज़ों को रजिस्टर कराएं, तब हम आगे चीज़ों को, ब्रांड को और एक चीज़ को रजिस्टर करा के अपना राइट्स लेके रखें। इनिशियल स्टेज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो चल भी रही हैं और उन्होंने कभी केयर नहीं किया रजिस्ट्रेशन पे, लेकिन बाद में अगर कुछ इस तरह का इशू आता है तो देयर इज नेशनल जस्टिस, राइट? तो अवेयरनेस जैसे जैसे फैलेगी वैसे वैसे लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो मुझे सर, आप इस फील्ड में जो आईपीआर का फील्ड है, आप चूंकि आईपीआर लिटिगेशन, सेटलमेंट, हर एक चीज में आपका रोल रहता है, कंपनीज डील करते हैं, क्लाइंट डील करते हैं, मुझे ये बताइए कि इसका अगर लिटिगेशन में जाते हैं, मान के चलिए आज मेरा एक इन्फ्रिंजमेंट हो गया, आप एक मेरे किसी दोस्त ने या किसी ने सिमिलर ब्रांड रजिस्टर करा के चला दिया या जैनबर्ग नाम उसके हमारे साथ, तो अब मुझे उससे सू करना है, तो मैं क्या लीगल स्टेप लूं? मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपको लीगल नोटिस भेजना चाहिए, उसको सीज एंड डिसीज नोटिस बोला जाता है कि भाषा में। इसका मतलब ये सीज एंड डिसीज मतलब कि आप तुरंत ही मेरे ट्रेडमार्क का यूजेज बंद करिए। सीज एंड डिसीज, ये नोटिस भेजने से हम कोर्ट को ये दिखाते हैं कि भाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने से पहले हमने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, राइट? तो उस लीगल नोटिस में कितने दिन का टाइम होता है? हम 1-2 हफ्ते का टाइम देते हैं सामने वाली पार्टी के जवाब देने का। हफ्ते भर जैसे कोई टाइम फ्रेम होता है जो बाइंडिंग होता है? कोई बाइंडिंग, क्योंकि लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी नहीं होता है। अच्छा। पूरे इंडिया में सिवाय जब आप गवर्नमेंट एंटिटी को स्यू कर रहे हैं, वहाँ पे सेक्शन 80 ऑफ द सीवीसी आपको मालूम है, तब लीगल नोटिस कोई होता है, अदरवाइज लीगल नोटिस नॉट कंपलसरी, नहीं कमर्शियल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग आईपीआर। ओके, डायरेक्ट हम कोर्ट में प्रोसीड कर डायरेक्ट हम कोर्ट में कर सकते हैं। इनफैक्ट आईपीआर के केसेस में बहुत बार लोग डायरेक्ट कोर्ट जाते हैं, सीधे बिजनेस नोटिस इसलिए नहीं भेजते क्योंकि डैमेज हो चुका है, क्योंकि तुरंत स्टे ऑर्डर चाहिए होता है कोर्ट से, और अगर हम लीगल, और वो कोर्ट में रीजनिंग देते हैं कि अगर हम स्टे ऑर्डर तुरंत ना लें तो हमारा नुकसान बढ़ते चले जाएगा। और दूसरा ये कि कई बार रेड करानी होती है काउंटरफीटर के ऊपर या जो भी ये नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके ऊपर कि भाई, और वो सनराइज होता है, तो अगर मैं पहले ही नोटिस भेज दूंगा वो अवेयर हो जाएगा, तो अवेयर हो जाएंगे, वो तो कहीं रातों रात गायब हो जाएंगे, वहां से जाके बेचना शुरू कर देंगे। तो इट मींस के जैसे आपको ये पता लगे कि आपके ब्रांड का कोई मिसयूज कर रहा है, कोई सिमिलर नाम यूज करके कोई यूनिक प्रोडक्ट बना के मार्केट पे लॉन्च कर रहा है, तो आपको तुरंत कोर्ट जाके स्टेक या जो आपने बताया कि रेट डलवाने के लिए आपको तुरंत अप्रोच करना चाहिए। जी। अगर आपको ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट को, जैसे ही मुझे पता लगा मैं सीधा कोर्ट पहुंच गया, और ये रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों मुझे, अगर इस पार्टी को मैं नोटिस सर्व कर दूं या न्यूज़ नोट की कॉपी सर्व कर दूं और उसको पता चल जाए कि मैं उसके ऊपर केस डाल रहा हूं, तो हट जाएगा। ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट को, तब आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर वो ब्रांड बहुत सालों से काम कर रहा है, आपको इस बात की नॉलेज की है और आपने एक्शन नहीं लिया तुरंत, तो फिर आपको पहले लीगल नोटिस भेजना चाहिए, लीगल नोटिस के जवाब का इंतजार करना चाहिए। अगर 7-10 दिन में जवाब नहीं आता तो ही कोर्ट जाना चाहिए। एंड तब आप, क्योंकि अदरवाइज आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट ये भी बोलेगा कि भाई आपको पहले मीडिएशन में ट्राई करना चाहिए रिजॉल्व करना, क्योंकि कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जो आईपीआर भी कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंडर आता है, ये कंपलसरी मीडिएशन होती है। लेकिन आईपीआर डिस्प्यूट्स में हम लोग उस स्टेप को ऐसे स्किप करते हैं कि हम रीजन दिखाते हैं कि हम क्यों सीधा कोर्ट पहुंचे, और अगर हम नहीं पहुंचते कोर्ट के पास के ऑर्डर के लिए तुरंत, तो हमारा कितना नुकसान होता, और सामने वाली पार्टी अलर्ट हो जाती है।
अगर हम वो दिखा सकते हैं तो ही हम लीगल नोटिस या मीडिएशन जैसे स्टेप्स को स्टेप कर सकते हैं। सर तो स्टे के बाद अगला प्रोसेस क्या है? ओके, स्टे मिल गया तो फिर अब सामने वाली पार्टी एप्लीकेशन डालती है व्हिच इज सिमिलर टू अपील। उसको ऑर्डर 39.4 बोला जाता है सीपीसी के, जिसमें वो अपील जैसी एक एप्लीकेशन डालती है और वो उसी जज के सामने जाती है जिसने स्टे ऑर्डर दिया गया। अगर वो उसमें जज को कन्विंस कर पाता है कि क्यों स्टे ऑर्डर गलत है, उसमें वो वैलिड डिफेंसेस ले, जैसे कि डिले, जैसे कि अगर वो कुछ ऐसा दिखा दे कि जो जिस पार्टी ने स्टे ऑर्डर लिया है उसने कोर्ट को कोई चीज नहीं बताई, छुपाई गई, तो फिर वो स्टे ऑर्डर कैंसिल करा जा सकता है। ओके राइट, अगर वो नहीं ये प्रूव कर पाता, ज्यादातर केस में वो नहीं प्रूव कर पाता क्योंकि सेम जज ने इंजंक्शन दिया होता है जी, तो फिर 39.4 नाकामयाब रहती है जी, और फिर स्टे ऑर्डर फोर्स में रहता है। और जब तक स्टे ऑर्डर फोर्स में रहे, चाहे वो सालों साल केस चलता रहे, वो जो डिफेंडेंट है जो ब्रांड नेम यूज कर रहा था, जो कि वायलेट कर रहा है दूसरे के ट्रेडमार्क को, वो तब तक उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। सो फिर अक्सर पार्टी सेटल कर लेती है या फिर सूट लंबा चलता है, एविडेंस होती है, फिर दोनों पार्टी एविडेंस फाइल करती है और फिर आर्गुमेंट्स होती है जिसके बेसिस पे जजमेंट पास होता है। एक तरीके से आईपीआर केसेस में दो स्टेजेस पे आर्गुमेंट्स होते हैं। एक स्टे वाली स्टेज पे घमासान युद्ध होता है आर्गुमेंट्स चाहिए, और एक फाइनल आर्गुमेंट्स के टाइम एविडेंस वगैरह प्लीडिंग्स फाइल सब कुछ हो जाने के बाद फाइनल स्टेज पे वो जो कई साल बाद आता है। सो स्टे ऑर्डर पे लड़ाई होती है और बहुत बार ये भी होता है कि स्टे ऑर्डर ले लेते हैं तो कोर्ट पूछते हैं अगर पार्टी मीडिएशन पे जाकर रिजॉल्व करना चाहे तो मीडिएशन पे भेज देते हैं, जहाँ पे कि मीडिएशन सेंटर उस मामले को जल्दी रिजॉल्व कर। तो सर इसमें कॉमन प्लेयर्स क्या होते हैं प्ले में? एक तो इंजंक्शंस के ऑर्डर, डैमेजेस फॉर नो लॉस टू ब्रांड वैल्यू, कि मेरे ब्रांड का मेरे मार्केट शेयर का नुकसान, उसके लिए डैमेजेस लेना, और उसके अलावा ऑफ कोर्स रेड वगैरह बढ़वाने के रिलीफ ले सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि हमें डैमेज में एसर्टेन कर लिया कि हमारा इतना डैमेज हो सकता है या फिर इतना क्लेम करना है, तो क्या कोर्ट की फाइलिंग में कहीं डैमेज के बेसिस पे कोई कोर्ट फी नहीं लगता है? हाँ, मतलब अगर आपको दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करना हो जी, सो दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आप 2 करोड़ की वैल्यू दिखा रहे हैं अपने ब्रांड की या 2 करोड़ तक के डैमेजेस दिखा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए की कोर्ट फीस देनी पड़ती है कोर्ट में। जिस मोर लाइक सिविल सूट जो हम रिकवरी के लिए भी डालते हैं, क्योंकि जहाँ बात आती है एक अमाउंट की जिस हिसाब से कोर्ट फीस देनी पड़ती है। जी, डेफामेशन के मामले में जहाँ होता है सिविल डेफामेशन डालेंगे, हाँ। जहाँ आप डैमेज क्लेम करेंगे अमाउंट में जो अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे तो फिर उसका कोर्ट फी भी देना है। तो कोर्ट फी आप जितना डैमेजेस मान रहे हो, जितना आप ब्रांड वैल्यू दिखा रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट होती है। और अगर आपको जैसे मैंने बोला कि हाई कोर्ट पहुंचने के लिए मिनिमम 2 करोड़ दिखाना पड़ता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए की कोर्ट फीस जाती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं तो कम में हो जाता है। अगर आप मीडिएशन से आपका मैटर रिजॉल्व हो जाता है अल्टीमेटली तो आपको कोर्ट फीस की रिफंड मिलती है दिल्ली हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर से। अगर आप रिजॉल्व कराते हैं, अगर आप मीडिएशन में नहीं रिजॉल्व कराते, पूरा सूट चलता है और लंबा चलता है, पूरा केस चलता है और डिक्री होती है तो फिर आपको डैमेजेस तो मिलते हैं जो कि कोर्ट फीस से कहीं ज्यादा होते हैं, पर आपको कोर्ट फीस वापस नहीं मिलती। तो ये है, तो सिंपल सा ये है कि लोअर कोर्ट में कोर्ट फीस कम जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट में कम से कम 2 करोड़, और बाकी हर स्टेट में आप सीधा हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। आईपीआर के दिल्ली हाई कोर्ट क्योंकि ओरिजिनल साइड कोर्ट है तो इसलिए आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। सिमिलरली मद्रास हाई कोर्ट हो गया या बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। और अधिकतर कोर्टों में जैसे कि गुजरात हो गया, यूपी हो गया, इन सब कोर्टों में आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि सूट वहाँ पे ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है उन कोर्टों में, और सिर्फ अपील हाई कोर्ट में जाती है। और दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास वगैरह जिसको ओरिजिनल साइड कोर्ट बोलते हैं, वहाँ सीधा हाई कोर्ट में ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का केस डाल सकते हैं। तो सर मुझे आप ये बताइए कि इसमें आईपीआर में स्कोप कितना है एक यंग एडवोकेट के लिए जिन्होंने वकालत शुरू की है? चूँकि पॉडकास्ट एक बिजनेसमैन और एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग देख रहे हैं, इसके साथ ही जो यंग एडवोकेट हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया प्रैक्टिस, उनके लिए क्या स्कोप है इस आईपीआर में अगर उनको आईपीआर लिटिगेशन में इस तरह के केस में अपने आप को दर्ज करते हैं? जी, मेरा ओपिनियन तो यही है कि आईपीआर में काफ़ी स्कोप है। अगर आप ये देखें कि आईपीआर में कोर्ट कचहरी का काम, लिटिगेशन तो है ही, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स का भी काम रहता है, लाइसेंसेस का भी काम रहता है।
डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर भी काम है और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम है। जैसे हम लोग खुद करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन का भी कराते हैं, कॉपीराइट लाइसेंसिंग, कोर्ट कचहरी सबका काम करते हैं। सो आईपीआर में यंग लोगों के लिए काफ़ी काम है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिविल क्रिमिनल प्रैक्टिस की बात करें तो उसमें ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स सालों से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिविल क्रिमिनल नहीं करना चाहिए, मैं खुद आईपीआर के अलावा और भी केस लेता हूँ, पर आईपीआर कर लेने से उनकी एडिशनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है और अच्छे कंपनी से काम आता है। इसमें ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी आते हैं। कई बार जो बड़े ब्रांड्स होते हैं तो ये देखते हैं कि जो सेटअप है कितना बड़ा है, उसका कितना नाम है, तो ये चैलेंजेस भी आते हैं। डेफिनेटली इट्स नॉट इजी टू गेट गुड कंपनी एज अ क्लाइंट। शुरू में मुझे भी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी, बट टचवुड भगवान की दया से अब जो है मेरे को लगता है कि ये मेरी प्रैक्टिस ठीक है और अच्छी है। तो इंडिया में इतनी कंपनीज है, मिड लेवल कंपनीज है, ऐसी भी कंपनीज है जिनके पास अभी एडिक्वेट काउंसिल नहीं है, या जिनके जो अभी करंट आईपीआर केसेस हैंडल कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनको लगे कि उनको और अच्छे स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो अगर आप इसमें स्पेशलाइज करते हैं तो जरूर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। पर हाँ, स्पेशलाइज करने के लिए सिर्फ कोई एलएलएम कर लेने से या कोई कोर्स कर लेने से वो काफी नहीं, वो भी करना चाहिए। बट प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपोजर बाय वर्किंग विद एन आईपीआर स्पेशलिस्ट लॉ फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे केस में मैंने किया। चाहे आप 1.5-2 साल करें, 3 साल करें, 5 साल करें, पर आईपीआर फर्म के साथ जरूर कुछ साल काम करिए। एंड उससे आप इंडस्ट्री में भी आपके लोगों से मुलाकात होगी और साथ साथ आप हैंड्स ऑन काम सीखेंगे। आप देखेंगे कोर्ट में केसेस कैसे कंटेस्ट होते हैं और आउटसाइड कोर्ट भी आईपी को रजिस्टर और प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। कोर्ट पहुंचने से पहले आईपी को रजिस्टर और प्रोटेक्ट करना सीखना भी बहुत जरूरी है। जो आप बाहर काम अच्छे से करेंगे वही आप कोर्ट वही कंपनी जो बाहर आईपी को अच्छे से प्रोटेक्ट करे, प्रॉपर कंप्लायंसेस करे, रजिस्ट्रेशन करे, वही कोर्ट में अपने आईपीआर को इन्फोर्स कर सकती है प्रैक्टिकली। सो ये मेरा मैसेज है फॉर बोथ यंग लॉयर्स, एस्पायरिंग लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड आल्सो कंपनीज हु वांट टू प्रोटेक्ट देयर आईपीआर। चलिए सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें आपने इस पॉडकास्ट में हमें बताने की कोशिश की और मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर की। अगर कुछ और चीज़ें छूट गई हो, रह गया हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। सर का डिटेल्स भी इस वीडियो के नीचे होगा, जहाँ से आप कुछ फर्दर कोई क्वेरी करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।